कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मानव जनन तंत्र, जिसे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं, तो इसे मानव प्रजनन तंत्र भी कह सकते हैं। तो जनन तंत्र या प्रजनन की बात करें तो मनुष्य के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने के गुण को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो आपसे यदि परीक्षा में पूछा जाए जनन किसे कहते हैं, तो आपको क्या बताना है कि जनन एक ऐसा गुण है जिसके तहत मनुष्य के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न की जाती है। तो मनुष्य के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने के गुण या जनन मानव जाति के अस्तित्व के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि जनन नहीं होगा तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कभी नहीं बन पाएगी। जनन में नर और मादा दोनों का योगदान होता है, इसलिए हमारे जनन को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो हमारा नर जनन तंत्र, एक होता है हमारा मादा जनन तंत्र। तो दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले जनन अंगों की बात करते हैं, इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। मनुष्य में अपने समान संतान उत्पन्न करने के लिए या जनन में जो अंग काम आते हैं उन अंगों को हम जनन अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य में जनन अंग महिला में 10 से 16 साल की आयु में क्रियाशील हो जाते हैं, वैसे पुरुषों की बात करें तो 14 से 16 साल की उम्र में ये अंग क्रियाशील हो जाते हैं, अर्थात कार्य करने शुरू कर देते हैं। पुरुष की बात करें तो पुरुष में 9 जनन अंग होते हैं। कितने? 9 जनन अंग होते हैं। और महिलाओं की बात करेंगे तो पहले पुरुषों के जनन अंगों की बात करें तो हम इसको चित्र में भी देख सकते हैं, आगे डिटेल से इनको देखेंगे। जैसे कि हमारे 9 जनन अंग कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम वृषण की बात करेंगे, फिर वृषण कोश जिसे स्क्रोटम कहते हैं, आप इसको लिख लिख के याद करेंगे जब याद होंगे। फिर आएगा हमारा शुक्रवाहिनी, ये वासा डिफरेंशिया। फिर आता शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। फिर आता प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि, मूत्रमार्ग, शिश्न या लिंग। तो इनको याद रखेंगे, कितने हैं टोटली? 8 है। तो इनको आप याद रखेंगे। कितने अंग होते हैं? 9। तो आप इसको याद करें कैसे। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में 4 जनन अंग होते हैं। जैसे कि हमारे एक तो अंडाशय होता है, फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी, गर्भाशय या बच्चेदानी और योनि। तो इस तरह महिलाओं में तो 4 होते हैं और पुरुषों में कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो इसको देख सकते हैं। अब पुरुषों की बात करें या महिलाओं की बात करें तो मनुष्यों में जनन अंगों का विकास किस तरह से होता है। महिला या पुरुषों में जनन अंगों का आधा विकास तो जन्म लेने से पहले ही हो जाता है, अर्थात जब बच्चा गर्भ में होता है तभी। अर्थात महिला और पुरुष के जनन अंगों का आधा विकास महिला के गर्भाशय में 9 महीने की अवस्था के दौरान ही हो जाता है। कितना विकास? आधा विकास। महिला या पुरुष में जनन अंगों का बचा हुआ आधा विकास जन्म के बाद होना शुरू होता है, लेकिन जन्म के बाद महिला या पुरुष में जनन अंगों का विकास होना रुक जाता है। अर्थात महिला या पुरुष में जनन अंगों का आधा विकास तो जन्म से पहले हो जाता है, लेकिन जनन अंगों का रुका हुआ आधा विकास जन्म के तुरंत बाद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये रुका हुआ विकास, आधा विकास जन्म के बाद एक विशेष आयु प्राप्त करने के बाद, ये यौवन अवस्था जिसे प्यूबर्टी कहते हैं, वो प्राप्त करने के बाद ही होता है, उससे पहले नहीं होता है। हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें हमारी ओवरीज है। तो ओवरीज होती है, एक तो हमारी ये है, एक हमारी ये है। ये हमारी फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब आप देख सकते हैं, दोनों तरफ हमारे फेलोपियन ट्यूब है। फिर हमारी ये यूट्रस है, आप इसको देख सकते हैं। हमारी ये अंग है जिसमें देख सकते हैं। अब आगे बात करें तो ये फीमेल का जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो था। महिला में जनन अंगों का आधा विकास महिला के गर्भाशय में 9 महीने की अवस्था के दौरान हो जाता है, लेकिन जनन अंगों का आधा विकास यौवन अवस्था में होता है। महिला में जनन अंगों का आधा रुका हुआ विकास 10 वर्ष से 16 वर्ष की आयु में होता है। कब से कब तक? 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है। महिला में जनन अंगों का रुका हुआ आधा विकास शुरू होने के बाद महिला में मासिक चक्र आना शुरू हो जाता है, अर्थात अंडे का निर्माण होना शुरू हो जाता है। पुरुष में जनन अंगों का रुका हुआ आधा विकास 14 से 16 वर्ष की आयु में होता है। कब से कब तक? 14 से 16 वर्ष की आयु में होता है। पुरुष में जनन अंगों का रुका हुआ विकास जो आधा विकास है वो होने के बाद पुरुष में क्या शुक्राणु बनने लगते हैं, और मादा में या महिलाओं में हमारे अंडाणु बनने लगते हैं, अंडे बनने लगते हैं। अब जनन तंत्र की बात करेंगे डिटेल से। मनुष्य में पाए जाने वाले सभी जनन अंगों को संयुक्त रूप से जनन तंत्र कहते हैं। क्या मनुष्य में जितने भी जनन अंग होते हैं उनको संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? जनन तंत्र।
सबसे पहले आता है हमारा नर जनतंत्र या फिर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बात करें नर जनतंत्र की, तो नर जनतंत्र निम्नलिखित अंगों से मिलकर बनता है। अर्थात कौन कौन से अंग जिनसे मिलकर हमारे नर जनतंत्र बनता है। इसमें 9 अंग होते हैं, लेकिन यहाँ 8 अंग होते हैं, लेकिन यहाँ 9 गलती से लिखा हुआ है। जैसे हमारा वृषण कोश जिसे स्क्रोटम कहते हैं, शुक्रवाहिनी या वासा, शुक्राशय सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि, कॉपर्स ग्रंथि, मूत्रमार्ग, शिश्नियर लिंग जिसे पेनिस कहते हैं। अब बात करें शुक्रजनन की। शुक्रजनन किसे कहते हैं? सबसे पहले आता है शुक्रजनन की परिभाषा क्या होगी। तो पुरुष में शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को हम शुक्रजनन कहते हैं। क्या होता है? पुरुष में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम शुक्रजनन कहते हैं। पुरुष में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया केवल कम तापमान में होती है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए जो हमारे जो वृषण है इस शरीर से बाहर होते हैं, अर्थात शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है इनके विकास के लिए। सबसे पहले बात करते हैं वृषण की। तो ये लाइन आप याद रखेंगे, पुरुष में शुक्राणु के निर्माण की क्रिया कम तापमान पे होती है, अधिक तापमान पे नहीं। सबसे पहले आते हैं हमारे वृषण। पुरुष में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। गर्भावस्था के दौरान पुरुष में वृषण का निर्माण गर्भावस्था के लगभग 3 महीने बाद होना शुरू हो जाता है। वृषण के निर्माण के समय वृषण पुरुष के उदर भाग के ऊपर वाले हिस्से में होते हैं। शुरू में जब वृषण होते हैं तो हमारे पेट वाला हिस्सा होता है, उदर वाला हिस्सा, इसमें थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से में होते हैं। और पुरुष में वृषण निर्माण के बाद लगभग 6 महीने के दौरान वृषण धीरे धीरे उदर से नीचे, उदर के ऊपरी भाग से उदर के निचले वाले भाग में आने लग जाते हैं। ये हमारे वृषण है, वृषण को आप देख सकते हैं। फिर आगे बात करें हम, तो वृषण जन्म से कुछ समय पहले वृषण उदर के निचले वाले भाग की ओर चलते हुए वृषण त्वचा के नीचे बने थैले में आ जाते हैं, जिस मतलब वृषण कोश में आ जाते हैं। तो वृषण क्या है? जो उदर से निकलेंगे, उदर से निकलते हुए जो हमारा वृषण कोश या स्क्रोटम है उसमें आ जाते हैं। मनुष्य जो पुरुष है, तो पुरुष के उदर के निचले भाग में त्वचा के बने थैले को हम क्या बोलते हैं? वृषण कोश कहते हैं। तो हमारे जो वृषण है उसमें आके रुक जाते हैं। अब हम बात करेंगे वृषण कोश की, जिसे स्क्रोटम कहते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान पुरुष में वृषण उदर के ऊपरी भाग में होते हैं। क्या गर्भावस्था के दौरान क्या होता है? पुरुष में वृषण उदर के ऊपरी भाग में होते हैं। गर्भावस्था के दौरान पुरुष में वृषण का निर्माण होना लगभग 3 महीने बाद शुरू हो जाता है। और पुरुष के जन्म के कुछ समय पहले वृषण पुरुष के उदर के नीचे की ओर खिसकने लगते हैं और वृषण त्वचा के बने हुए थैले में आ जाते हैं। क्या होता है? त्वचा के बने हुए थैले में आ जाते हैं। वृषण के चारों ओर बने त्वचा के बने हुए थैले को हम क्या बोलते हैं? वृषण कोश कहते हैं। ये आप देख सकते हैं। वृषण कोश की बात करें तो वृषण कोश का तापमान मनुष्य के शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री तापमान कम होना चाहिए। कम होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री होता है और इसका तापमान 2 से 3 डिग्री कम होता है। बात करें तीसरी की, तीसरा अंग आता हमारा शुक्रवाहिनी या वासा। शुक्रवाहिनी को ही वासा कहते हैं। बात करें तो पुरुष में शुक्रवाहिनी वृषण से निकलकर मूत्र वाहिनी की ऊपर से घूमते हुए वापस मूत्र मार्ग के प्रथम भाग से आके जुड़ जाती है। तो पुरुष में क्या होता है? शुक्रवाहिनी वृषण से निकलती है और मूत्र वाहिनी के ऊपर से घूमती है और मूत्र वाहिनी के ऊपर से घूमते हुए वापस मूत्र मार्ग के पहले भाग से आके जुड़ जाती है। फिर आता है हमारा शुक्राशय। शुक्रवाहिनी देख ली, अब शुक्राशय आता है जिसको सेमाइनल वेसिकल कहते हैं। पुरुष में वृषण में बने शुक्राणु वृषण से निकलकर शुक्रवाहिनी के माध्यम से शुक्राशय में आते हैं। तो वृषण शुक्राणु क्या होगा? वृषण से निकलेंगे और वृषण से निकल के शुक्रवाहिनी के माध्यम से शुक्राशय में प्रवेश करते हैं और शुक्राणु शुक्राशय में इकट्ठे हो जाते हैं। शुक्राणु क्या होते हैं? शुक्राशय में इकट्ठे हो जाते हैं। पुरुष में शुक्राशय में स्थित शुक्राणु का जीवन काल 75 दिन का होता है। कितने दिन का? 75 दिन का होता है। अर्थात पुरुष में शुक्राशय में शुक्राणु केवल 75 दिन तक ही जीवित रहते हैं, तो वहां जाके इकट्ठे हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा? पुरुष में शुक्राशय में स्थित शुक्राणु 75 दिन के बाद में मर जाते हैं। यदि इनका बाहर निक्षेप नहीं किया जाएगा तो 75 दिन बाद ही मर जाएंगे। पुरुष में शुक्राशय में मरे हुए शुक्राणु शुक्राशय पर स्थित जो रक्तवाहिनी होती है उसमें चले जाते हैं। यदि आप यूज नहीं लेंगे तो वो मर जाएंगे, मरने के बाद वो रक्तवाहिनी में चले जाएंगे। शुक्राशय में मरे हुए शुक्राणु रक्तवाहिनी में जाकर मूत्र के माध्यम से पुरुष के शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। या तो वैसे निकल जाए या फिर वैसे निकल जाए, मतलब मूत्र के माध्यम से भी निकल जाएगा वो। पुरुष में शुक्राशय में एक द्रव बनता है जिसे शुक्र द्रव कहते हैं, सिमाइनल फ्लूइड कहते हैं।
पुरुष में क्या शुक्राशय में बने शुक्र द्रव्य में क्या होता है, फ्रक्टोज की मात्रा पाई जाती है। पुरुष में जो शुक्राशय है तो शुक्राशय में शुक्र द्रव्य होता है, तो शुक्र द्रव्य में क्या होता है, फ्रक्टोज की मात्रा पाई जाती है। और पुरुष में फ्रक्टोज क्या करता है, शुक्राणु को भोजन प्रदान करता है, न्यूट्रिशन। जो हमारे शुक्राणु होते हैं पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है, शुक्राशय में जो हमारा फ्रक्टोज होता है ये हमारा पोषण या न्यूट्रिशन प्रदान करता है। मनुष्य में जब यौन संपर्क होता है उसके दौरान शुक्र द्रव्य वीर्य का लगभग 70% भाग बनाता है। जब वीर्य निकलता है पुरुष का तो उसमें 70% हिस्सा तो क्या होता है, हमारा शुक्र द्रव्य का होता है, जिसमें फ्रक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। फिर बात करें शुक्राशय के कार्य की, तो शुक्राणुओं का संग्रहण करना इसका कार्य है, शुक्र द्रव्य का निर्माण करना कार्य है, शुक्राणुओं को भोजन और पोषण देना इसका कार्य है फ्रक्टोज के माध्यम से। फिर इसके बाद आती है हमारी अगली अंग, वो आता है हमारा प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करें तो पुरुष में मूत्र मार्ग के पहले भाग के पीछे एक प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। तो मूत्र मार्ग जो पहला भाग होता है जहाँ से शुरू होता है उससे पीछे एक प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है, और प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा एक द्रव बनाया जाता है जो वीर्य का 30% भाग बनाता है, अर्थात प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा वीर्य का 30% भाग बनाया जाता है। पुरुष में प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, एक होती है। कितनी होती है प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या, एक होती है। अब इस चित्र के माध्यम से हम सब कुछ समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो हमारा टेस्टी है, टेस्टी का मतलब होता है हमारा वृषण। वृषण जिस कोश में, अर्थात ये जो एक थैला है, थैले को हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम कहते हैं, जिसके अंदर होता है। वृषण से एक नलिका निकलती है, उस नलिका को हम क्या बोलते हैं, कहाँ लिखी हुई है, ये हमारी वासा डिफरेंसिया, जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। तो शुक्रवाहिनी ये होती है। फिर ये हमारी शुक्रवाहिनी कहाँ जाके इकट्ठी हो जाती है, सेमाइनल वेसिकल, मतलब जो हमारा शुक्राशय होता है यहाँ इकट्ठी हो जाती है। यहाँ आकर क्या होता है कि हमारे शुक्राणु पीछे तक दिन तक रहते हैं, यहीं से हमारे वहां से फ्रुक्टोज से क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं, पोषण लेते हैं। फिर ये आगे जाके एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि अभी जस्ट हमने पढ़ी है, उसके साथ आके जुड़ जाती है। फिर हमारे यूरेथ्रा है, फिर हमारे पेनिस है, जिसके माध्यम से मूत्र के माध्यम से निकल जाते हैं। हमारे ये नरजनन तंत्र है, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आप सीख सकते हैं कैसे ये कार्य करता है। अब बात करते हैं काउपर्स ग्लैंड की। काउपर्स ग्रंथि की बात करें तो पुरुष में मूत्र मार्ग के मध्य भाग के पीछे काउपर्स ग्रंथि पाई जाती है। जो पुरुष है तो पुरुष में जो मूत्र मार्ग है, तो मूत्र मार्ग के मध्य भाग के पीछे क्या होता है, काउपर्स ग्रंथि पाई जाती है। काउपर्स ग्रंथि के द्वारा पुरुष में जो क्षारीय द्रव बनाया जाता है, कैसा द्रव, क्षारीय द्रव या बेसिक फ्लूइड बनाया जाता है काउपर्स ग्रंथि के द्वारा पुरुष में क्या एक जोड़ी काउपर्स ग्रंथि पाई जाती है, कितनी, दो, संख्या में दो पाई जाती है हमारी काउपर्स ग्रंथियां, अर्थात पुरुष में काउपर्स ग्रंथि की संख्या होती है दो। काउपर्स ग्रंथि के द्वारा पुरुष में वीर्य को क्षारीयता प्रदान की जाती है। क्या मिलता है इससे, क्षारीयता मिलती है, अर्थात काउपर्स ग्रंथि पुरुष के वीर्य को क्षारीय माध्यम प्रदान करती है। काउपर्स ग्रंथि के द्वारा पुरुष के वीर्य में क्षारीयता प्रदान करने के कारण यौन संपर्क के दौरान मादा की योनि में अम्लीयता कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि मादा की योनि में क्या होती है, अम्लीयता होती है। तो जो काउपर्स ग्रंथि से जो क्षारीय द्रव निकलता है, तो ये क्षारीय द्रव उस अम्लीयता को कम कर देता है, जिसके कारण पुरुष का जो शुक्राणु मादा की योनि में आसानी से जीवित रह पाता है। यदि ये नहीं होता तो उस अम्लता के कारण सारे के सारे शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। फिर बात करें मूत्र मार्ग की, तो पुरुष में मूत्र मार्ग के 3 भाग होते हैं, कितने, 3 भाग, प्रथम भाग, मध्य भाग और अंतिम भाग। पुरुष में मूत्र भाग के 2 भाग शरीर के अंदर और तीसरा भाग शरीर के बाहर होता है। पुरुष में मूत्र मार्ग का तीसरा भाग जो शरीर से बाहर निकला होता है उसे हम पेनिस, शिश्न या लिंग कहते हैं। तो आपसे याद रखेंगे, 2 भाग तो शरीर के अंदर होते हैं और एक ही भाग बाहर होता है, जो हमारा पेनिस, शिश्न या लिंग कहलाता है। पेनिस की बात करें तो पेनिस की बात क्या है, जिसे शिश्न या लिंग भी कहते हैं। पुरुष में मूत्र मार्ग का बाहरी भाग या तीसरा भाग जो शरीर से बाहर निकला होता है और चारों ओर से त्वचा से ढका होता है, उसे हम क्या कहते हैं, शिश्न या पेनिस कहते हैं। शिश्न को लिंग भी कहा जाता है। शिश्न के रास्ते से ही पुरुष के शरीर से मूत्र और शुक्राणु दोनों बाहर निकलते हैं, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं निकलते हैं। जब मूत्र निकलेगा तो शुक्राणु नहीं निकलेंगे, और जब शुक्राणु निकलेंगे तो मूत्र नहीं निकलेगा। अब बात करेंगे हम वृषण की, तो वृषण की संरचना की बात करें। वृषण क्या होता है, अनेक नलिकाकार संरचना को मिलकर बना होता है। वृषण क्या होता है,
अनेक नलिकाकार संरचनाओं से मिलकर बना होता है। वृषण क्या होता है? जिन नलिकाकार संरचनाओं से मिलकर बना होता है उन नलिकाओं को शुक्रजनन नलिका या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। उन नलिकाओं को क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्रजनन नलिका कहते हैं। एक पुरुष के एक वृषण में क्या होता है? 600 शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती है जो शुक्राणुओं का निर्माण करती है। पुरुष के वृषण में पाए जाने वाले शुक्रजनन नलिका में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे हमारी एक तो मातृ कोशिका, एक होती है हमारी सर्टोली कोशिका। मातृ कोशिका को जर्म सेल कहते हैं, सर्टोली कोशिका दूसरी होती है। फिर बात करें सबसे पहले मातृ कोशिका की, जिसे जर्म सेल कहते हैं, उसके बारे में बातचीत करें। तो पुरुष है तो पुरुष के वृषण में पाए जाने वाले शुक्रजनन नलिका में पाए जाने वाली छोटी कोशिकाएं या स्मॉल कोशिकाएं होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मातृ कोशिका कहते हैं। पुरुष के वृषण में पाए जाने वाली शुक्रजनन नलिका में पाए जाने वाली मातृ कोशिकाएं शुक्राणु का निर्माण करती है। अर्थात मनुष्य के शरीर में या पुरुष के शरीर में फिक्स होती है, जितनी मातृ कोशिकाएं होंगी उतने ही शुक्राणु का निर्माण होगा। दूसरी कोशिकाओं की बात करें तो दूसरी कोशिका होती है हमारी सर्टोली कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? सर्टोली कोशिकाएं। पुरुष के वृषण में पाए जाने वाले शुक्रजनन नलिका में पाए जाने वाली बड़ी कोशिकाओं को सर्टोली कोशिका कहते हैं। तो बड़ी कोशिकाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं? सर्टोली कोशिका कहेंगे। पुरुष के वृषण में पाए जाने वाले शुक्रजनन नलिका में पाए जाने वाली सर्टोली कोशिकाएं मातृ कोशिका के द्वारा नवनिर्मित जो शुक्राणु होते हैं उनको भोजन और पोषण देते हैं। अर्थात जो मातृ कोशिकाएं उनके द्वारा जो शुक्राणु का निर्माण कर लिया जाता है, उनको जो पोषण या भोजन की बात करें तो वो देने का कार्य कौन करता है? हमारी सर्टोली कोशिकाएं करती है। फिर आता है हमारा अधिवृषण एपिडिडाइमस, जो हमारे वृषण के ऊपर लगा होता है। इसकी बात करें अधिवृषण एपिडिडाइमस की, तो पुरुष के वृषण में पाए जाने वाले सभी शुक्रजनन नलिकाएं आपस में मिल जाती है और आपस में मिलकर अधिवृषण का निर्माण करती है। पुरुष में अधिवृषण जो वृषण के ऊपरी भाग से बाहर निकला जाता है। तो पुरुष में अधिवृषण क्या होता है? वृषण के ऊपरी भाग से बाहर निकल जाता है। पुरुष में अधिवृषण आगे चल के शुक्रवाहिनी बनाता है। अर्थात सारी जो नलिकाएं होती है शुक्रजनन नलिकाएं आपस में मिलकर अधिवृषण बनाती है। अधिवृषण से आगे निकल के हमारी शुक्रवाहिनी बनती है। अर्थात अधिवृषण नलिका पुरुष में वृषण को शुक्रवाहिनी से जोड़ती है। पुरुष में पाए जाने वाली अधिवृषण नलिका में शुक्राणु परिपक्व होते हैं। तो आप ये याद, बहुत बार परीक्षा में ये सवाल पूछा जाता है कि शुक्राणु का परिपक्वन कहाँ होता है? तो हमारी पुरुष में पाए जाने वाली जो अधिवृषण नलिका है उसके अंदर हमारे शुक्राणु का परिपक्वन होता है। तो आप इसे याद रखेंगे। अधिवृषण नलिका में कुछ समय के लिए शुक्राणु का संग्रहण होता है। क्या होता है? कुछ समय के लिए शुक्राणु का संग्रहण होता है। वयस्क पुरुष में अधिवृषण नलिका पतली और 6 से 7 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है। जो अधिवृषण नलिका होती है ये पतली होती है और 6 से 7 मीटर लंबी। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितनी बड़ी कुंडलित नलिका होती है। और यहीं पे क्या होता है? शुक्राणु को परिपक्वन होता है। और एक हार्मोन जो हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो पुरुष के वृषण में पाए जाने वाले शुक्रजनन नलिकाओं के बीच में एक द्रव पाया जाता है। जितनी भी शुक्रजनन नलिकाएं होती है उनके बीच बीच में क्या होता है? एक द्रव पाया जाता है। और शुक्रजनन नलिकाओं के बीच में पाए जाने वाले द्रव में लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। जो शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं उनके बीच में लेडिंग कोशिका, लेडिंग सेल्स पाई जाती है। और लेडिंग कोशिका क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है। तो लेडिंग कोशिका होती है ये क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है। लेडिंग कोशिका से निकलने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृषण के ऊपर पाए जाने वाली रक्त नलिकाओं में स्रावित हो जाता है। रक्त नलिकाओं में सीधा ही चला जाता है। अब हम बात करेंगे नर जनन अंगों का विकास कैसे होता है। वैसे हमने पहले भी देख लिया था नर जनन अंगों का विकास। तो पुरुष में नर जनन अंगों का आधा विकास जन्म से पहले हो जाता है। अर्थात पुरुष के नर जनन अंगों का विकास महिला के गर्भाशय में 9 महीने की अवस्था के दौरान ही हो जाता है आधा। तो पुरुष में नर जनन अंगों का बचा हुआ आधा विकास जन्म के बाद होना चाहिए, लेकिन जन्म के बाद पुरुष में जनन अंगों का विकास रुक जाता है। अर्थात पुरुष में जनन अंगों का आधा विकास जन्म से पहले हो जाता है, लेकिन रुका हुआ आधा विकास जन्म के बाद नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आधा रुका हुआ जो विकास है एक विशेष आयु जिसे प्यूबर्टी कहते हैं उसके आने के बाद ही होता है। पुरुष में जनन अंग की बात करें तो पुरुष में जनन अंगों का आधा रुका हुआ विकास 14 से 16 वर्ष की आयु में जाके होता है। कब से कब? 14 से 16 वर्ष की आयु में जाके होता है। पुरुष में जनन अंगों का रुका हुआ आधा विकास शुरू होने के बाद पुरुष में शुक्राणु बनने लग जाएंगे। और जानकारी देखिए इससे संबंधित
तो पुरुष के द्वारा एक बार यौन संपर्क करने पर 1.5 ml से लेकर 3 ml तक वीर्य निकलता है। जब यौन संपर्क होता है तो उसे 1.5 ml से लेकर 3 ml तक का जो सीमन या वीर्य निकलता है। 1 ml में लगभग 15 मिलियन 1.5 करोड़ शुक्राणु होते हैं। पुरुष में शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है? 75 दिन का होता है शुक्राशय के अंदर। पुरुष के मूत्र में शुक्राणु की संख्या 0 होती है, अर्थात मूत्र में मरे हुए शुक्राणु ही बाहर निकलते हैं, जिंदा नहीं निकलते। तो इस तरह हमने नर जनन तंत्र के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में, जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। तो मादा जनन तंत्र की बात करें तो मादा जनन तंत्र 4 अंगों से मिलकर बनता है। कितने अंगों से? 4 अंगों से मिलकर बनता है। पहला अंग आता हमारा कौन सा? अंडाशय। दूसरा फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी, तीसरा गर्भाशय या बच्चेदानी, और चौथा वेजाइना या योनि। 4 अंग है। 4 अंगों को इसके अंदर दोबारा देख लेते हैं। ये तो हमारे अंडाशय, ओवरी जिसको कहते हैं, फिर फैलोपियन ट्यूब है, तीसरा हमारा यूट्रस है, और चौथा हमारा क्या है? वेजाइना है। तो आप इस चित्र को ध्यान से भी देख सकते हैं। ये 4 अंग है जिनसे मिलके बनते हैं। ये हमारे अंडाशय, ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ से अंडा बनता है, अंडा बन के इधर से जाता है और यहाँ के इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे फिर यदि शुक्राणु से इसका क्रॉस कराया जाता है तो बच्चा बन जाता है, या फिर हमारे जो जाइगोट बन जाता है। और यदि नहीं होगा तो यह जो मासिक धर्म है उसके साथ बाहर आ जाता है। तो आगे बात करें हम इसके। सबसे पहले अंडाशय की बात करते हैं। अंडाशय की बात करें तो महिला में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जैसे कि एक तो हमारा दायां अंडाशय होता है और एक होता है हमारा बायां अंडाशय। महिला में अंडाशय में ही अंडे का निर्माण होता है। क्या होता है? अंडाशय में अंडे का निर्माण होगा। महिला में जो मासिक चक्र होता है, महिला मासिक चक्र के दौरान प्रत्येक महीने में एक अंडा बनता है, और यह अंडा महिला के दोनों अंडा में से किसी भी अंडाशय में बन सकता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि इस बार दाएं में बना है तो अगले महीने बाएं में बनेगा। तो ऐसा भी हो सकता है किसी में भी एक साथ बन जाए, किसी में बिल्कुल ना बने। तो महिला में मासिक चक्र के दौरान बनने वाले अंडे का निर्धारण नहीं किया जा सकता कि अंडा किस अंडाशय में बनेगा। अर्थात महिला में जिस महीने अंडा दाएं अंडाशय में बना है तो अगले महीने अंडा दाएं में भी बन सकता है और बाएं में भी बन सकता है, किसी में भी बन सकता है, लेकिन बनेगा एक ही। अब बात करें हम फैलोपियन ट्यूब की, जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। महिला में पाए जाने वाले अंडवाहिनी को ही फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। महिला में अंडे का निर्माण अंडाशय में होता है। महिला में अंडा अंडाशय से निकल के अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में जाके प्रवेश कर जाता है। महिला में फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी में अंडा शुक्राणु से मिलता है, अंडवाहिनी में अंडे और शुक्राणु के मिलन की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे याद रखेंगे। कौन सी? ये हमारे जो निषेचन मादा में या महिला में कहाँ होता है? तो महिला में फैलोपियन नली या अंडवाहिनी में अंडा और शुक्राणु दोनों आपस में मिलते हैं, और अंडवाहिनी में क्या? अंडे और शुक्राणु में मिलने की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। अब बात करें गर्भाशय या बच्चेदानी की। इसकी गर्भाशय बच्चेदानी के बारे में बात करें, इसको यूट्रस कहते हैं। तो महिला में बच्चेदानी, गर्भाशय को ही बच्चेदानी कहते हैं। महिला में गर्भाशय 3 परतों से मिलकर बनता है, अर्थात महिला में बच्चेदानी 3 परतों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि हमारी कौन कौन सी? एक तो हमारी इनर परत होती है, आंतरिक परत, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। एक होते हैं मध्य परत, जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं। तीसरी हमारी आउटर लेयर होती है, जिसे पेरिमेट्रियम कहते हैं। तो हमारा जो गर्भाशय है, तो गर्भाशय 3 परतों से मिलकर बना होता है, आप इसे याद रखेंगे। पहले आती है हमारी आंतरिक परत। आंतरिक परत जिसे इनर लेयर कहते हैं। तो महिला में गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत को एंडोमेट्रियम कहते हैं, अर्थात महिला में बच्चेदानी की सबसे अंदर की परत को एंडोमेट्रियम कहेंगे। फिर आता है मिडिल लेयर, मध्य परत। तो महिला में गर्भाशय की मध्य परत मांसपेशी की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मांसपेशी की बनी होती है। महिला में गर्भाशय की मध्य परत को मायोमेट्रियम कहते हैं, अर्थात महिला में बच्चेदानी के बीच की परत को हम क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम कहते हैं। बाहरी परत की बात करें तो महिला में गर्भाशय की सबसे बाहरी परत को पेरिमेट्रियम कहते हैं, अर्थात महिला में बच्चेदानी की सबसे बाहर की परत को पेरिमेट्रियम कहते हैं। 3 परत देख ली हमने, एक तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरिमेट्रियम। पेरिमेट्रियम क्या होता है? सबसे बाहर की परत होती है। फिर गर्भाशय ग्रीवा जिसे सर्विक्स कहते हैं, बच्चेदानी का मुंह। तो महिला में गर्भाशय का सबसे अंतिम सिरा क्या कहलाता है? हमारा सर्विक्स कहलाता है। और ये भी आपको पता होगा, दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर भी हमारा सर्विक्स का कैंसर होता है।
बात करें योनि की, तो महिला में बच्चेदानी या गर्भाशय मुंह से लेके बाहर तक बने हुए भाग को हम योनि कहते हैं। महिला में योनि की क्या है, योनि क्या त्वचा की बनी हुई होती है। महिला में योनि शरीर के बाहर की तरफ दिखाई देने वाला भाग है, जो बाहर से दिखाई देता है। अब बात करें मनुष्य में जनन अंगों का विकास कैसे होता है। महिला में जनन अंगों का आधा विकास तो जन्म से पहले हो जाता है, अर्थात महिला में जनन अंगों का आधा विकास गर्भाशय में 9 महीने की अवस्था में ही हो जाता है। महिला में जनन अंगों का बचा हुआ आधा विकास जन्म के बाद होना चाहिए, लेकिन जन्म के बाद महिला में जनन अंगों का विकास रुक जाता है। अर्थात महिला में जनन अंगों का आधा विकास तो जन्म से पहले हो जाता है, लेकिन जनन अंगों का रुका हुआ आधा विकास जन्म के बाद नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो रुका हुआ आधा विकास है, ये क्या आधा विकास क्या, जन्म के बाद एक विशेष आयु, ये यौवनस्था जिसको प्यूबर्टी कहते हैं, उसको आने के बाद ही शुरू होता है। महिला में जनन अंगों का आधा विकास महिला के गर्भाशय में 9 महीने की अवस्था के दौरान हो जाता है, लेकिन जनन अंगों का बचा हुआ आधा विकास यौवन अवस्था या प्यूबर्टी आने के बाद होता है। महिला में जनन अंगों का रुका हुआ आधा विकास 10 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की आयु में शुरू होता है। कब से कब तक? 10 वर्ष की आयु से 16 वर्ष की आयु तक के बीच में होता है। महिला में जनन अंगों का रुका हुआ आधा विकास शुरू होने के बाद महिला में मासिक चक्र आना शुरू हो जाता है, और इसी के साथ महिला में क्या होता है, जो अंडे का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करें महिला के मासिक चक्र के बारे में। मासिक चक्र के बारे में बात करें तो महिला में हर महीने मासिक चक्र आता है। कब? महिला में हर महीने मासिक चक्र आता है। महिला में आने वाले मासिक चक्र सामान्यतः कितने दिन के होते हैं? 28 दिन के होते हैं। जब महिला में मासिक चक्र में ब्लीडिंग शुरू होती है, तो उस दिन को महिला के मासिक चक्र का पहला दिन माना जाता है, जिस दिन ब्लीडिंग शुरू होती है। महिला में मासिक चक्र में ब्लीडिंग लगातार शुरुआती 5 दिनों तक आती है। कितने दिनों तक? 5 दिनों तक आती है। महिला में सामान्यतः ब्लीडिंग मासिक चक्र में कम से कम 1 से 3 दिन तक हो सकती है। महिला में सामान्यतः ब्लीडिंग मासिक चक्र के अधिक से अधिक 1 से 7 दिन तक हो सकती है। अर्थात महिला में मासिक चक्र में ब्लीडिंग 3 से कम और 7 से ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब सामान्य ब्लीडिंग नहीं है वो, और उसे चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। यदि इससे कम, इससे ज़्यादा होती है तो। महिला में अंडाशय में हार्मोन निकलते हैं। महिला में क्या, अंडाशय से हार्मोन निकलते हैं, और हार्मोन का प्रभाव क्या, गर्भाशय पर पड़ता है। जो हार्मोन निकल रहे हैं हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन हार्मोनों का प्रभाव क्या होता है, गर्भाशय पर पड़ता है, जो हर महीने अपने आप को दोहराता है। इसलिए मासिक चक्र को 2 भागों में बांटते हैं। महिला में मासिक चक्र के दौरान अंडाशय में होने वाला परिवर्तन देखते हैं सबसे पहले, फिर हम देखते हैं महिला में मासिक चक्र के दौरान गर्भाशय में होने वाला परिवर्तन। तो 2 परिवर्तनों को इसके अंदर देखते हैं। पहले अंडाशय में होने वाला परिवर्तन, दूसरा गर्भाशय में होने वाला परिवर्तन। तो दोनों को हम साथ साथ इस चित्र के माध्यम से भी देखते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर टर्सरी फॉलिकल, फिर मैच्योर फॉलिकल होता है, जिसको सेकेंडरी या द्वितीयक फॉलिकल भी कहते हैं, जिसे द्वितीयक पुटिका भी कहते हैं। और वैसे हमारे गर्भाशय की बात करते हैं, हमारा धीरे धीरे गर्भाशय डिग्रेड हो जाता है, जब तक हमारी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है। क्या होती है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलेगी, तो यहाँ आके हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर हमारा मासिक चक्र खत्म हो जाता है। यहाँ से फिर हमारा टर्सरी जो हमारा फॉलिकल है वो बनना शुरू होता है। फिर धीरे धीरे जो हमारा गर्भाशय, उसकी दीवारें बनना शुरू होती है, और यहाँ पे आते ही क्या होता है, हमारा ओवुलेशन हो जाता है। क्या होता है ओवुलेशन? मतलब जो हमारा द्वितीयक पुटिका है, उससे अंडा बाहर निकल जाता है। क्या होता है? अंडा बाहर निकल जाता है। अब इस अंडे को यदि शुक्राणु मिल जाता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और यदि शुक्राणु नहीं मिलता है तो ये चक्र वापस डिग्रेड की तरफ जाएगा और ये कार्य वापस शुरू हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको डिटेल में भी देखते हैं। अब बात करते हैं महिला में मासिक चक्र के दौरान दर्द होना। महिला में मासिक चक्र में ब्लीडिंग से कुछ समय पहले गर्भाशय के मध्य परत जो मायोमेट्रियम है उसमें संकुचन होता है। जो मायोमेट्रियम होता है उसमें संकुचन होता है, इसी वजह से बहुत तेज दर्द महसूस होता है। मायोमेट्रियम में संकुचन के दौरान मायोमेट्रियम से गुजरने वाली सभी रक्त नलिकाएं सिकुड़ जाएगी। क्या? तो जब संकुचन होगा तो इसमें जितनी भी रक्त नलिकाएं सिकुड़ जाती है, जिसके कारण महिला को तेज दर्द होना शुरू होता है। रक्त नलिकाओं के सिकुड़ने के कारण मासिक चक्र में होने वाली ब्लीडिंग भी कम हो जाती है, और ये सिकुड़ जाती है, इसी वजह से ब्लीडिंग कम होती है, नहीं तो बहुत सारी ब्लीडिंग हो सकती
यदि किसी महिला में मायोमेट्रियम से गुजरने वाली रक्त नलिकाएं जन्म से ही मोटी है तो उस महिला में मासिक चक्र के दौरान दर्द ज्यादा होगा। और यदि पतली है मायोमेट्रियम की रक्त नलिकाएं तो उस महिला में मासिक चक्र के दौरान दर्द कम होगा। यदि साइज में पहले से कम है तो उसमें दर्द तो वैसे भी कम ही होगा। आगे बात करें तो महिला में मासिक चक्र के दौरान मायोमेट्रियम से में संकोचन होने के कारण होने वाले दर्द को कम करने या खत्म करने के लिए महिला के द्वारा मेफ्टोल स्पोस नाम की एक टैबलेट ली जाती है ताकि वह जो मासिक चक्र का दर्द है वो सहन कर सके या फिर खत्म कर सके। महिला के द्वारा मासिक चक्र में होने वाले दर्द को खत्म करने के लिए ली जाने वाली जो मेफ्टोल स्पोस टैबलेट है, इससे क्या होता है गर्भाशय में होने वाला संकोचन बंद हो जाता है और संकोचन बंद होने के कारण क्या है दर्द भी बंद हो जाएगा। महिला के द्वारा मासिक चक्र के दौरान मेफ्टोल स्पोस टैबलेट का अत्यधिक सेवन करना हानिकारक हो सकता है वो भविष्य में कभी मां ही ना बन पाए, तो इस तरह के नुकसान हो सकते हैं इससे। सबसे पहले हम बात करें महिला में मासिक चक्र में के दौरान अंडाशय में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं इसके बारे में बातचीत करें। तो महिला में मासिक चक्र का शुरू होना मेनार्की कहलाता है। तो मासिक चक्र शुरू होता है इस बात को मेनार्की कहते हैं। मेनार्की को ही रजोदर्शन कहते हैं, अर्थात पहली बार जब मासिक चक्र शुरू होता है। महिला में मासिक चक्र का बंद होना क्या कहलाता है, मेनोपॉज कहलाता है, जिसे हम रजोनिवृत्ति भी कहते हैं। तो रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति दोनों अलग अलग फिनोमेना है। महिला में मासिक चक्र की शुरुआती 14 दिन तक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे FSH हार्मोन कहते हैं, इसके कारण प्राथमिक पुटिका या प्राइमरी फॉलिकल है इसमें वृद्धि होती है। किसी का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हमारे पीयूष ग्रंथि से निकलता है, इस हार्मोन की वजह से क्या है प्राथमिक पुटिका या प्राइमरी फॉलिकल में वृद्धि होती है। महिला में मासिक चक्र के दौरान शुरुआती 14 दिन के दौरान वृद्धि करती हुई प्राथमिक पुटिका से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। जो हमारी प्राथमिक पुटिका तैयार हो रही है उस तैयार होती हुई प्राथमिक पुटिका से एस्ट्रोजन हार्मोन बाहर निकलेगा। महिला में मासिक चक्र के 14वें दिन पर FSH हार्मोन के कारण वृद्धि करती हुई प्राथमिक पुटिका द्वितीयक पुटिका सेकेंडरी पुटिका में बदल जाती है। कौन से दिन, 14वें दिन जाके। तो हमारी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है FSH हार्मोन है, इसकी वजह से 14 दिन के बाद क्या होता है जो हमारे प्राइमरी फॉलिकल है या प्राथमिक पुटिका द्वितीयक पुटिका में बदल जाएगी। FSH हार्मोन हमारे जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। महिला में FSH हार्मोन मासिक चक्र के 1 से 14 दिन तक निकलता है, अर्थात महिला में FSH हार्मोन मासिक चक्र के पहले दिन से लेके और अंडोत्सर्ग के दिन तक बाहर निकलता है। महिला में मासिक चक्र के 14वें दिन पर, जिस दिन क्या होता है 14वां दिन आता है, तो 14वें दिन पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाती है। आप इसे याद रखें, LH जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, इसके कारण क्या होता है अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाती है। और ये हार्मोन भी हमारे पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है। FSH हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों के दोनों हमारे पीयूष ग्रंथि से निकलेंगे। महिला में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मासिक चक्र के 14वें दिन से लेकर 28वें दिन तक निकलता ही रहता है। महिला में LH हार्मोन क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मासिक चक्र में अंडोत्सर्ग के दिन से लेकर मासिक चक्र अंतिम दिन तक निकलता रहेगा। कौन सा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब अंडोत्सर्ग के दौरान अंडा अंडाशय से निकल के फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर जाता है और अंडाशय में एक पीले रंग का पिंड बन जाता है जिसे पीतपिंड या कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और महिला में अंडे का निर्माण द्वितीयक पुटिका में होता है। द्वितीयक पुटिका में अंडा निकल के फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर जाएगा। कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर जाएगा। द्वितीयक पुटिका के शेष बचे भाग में एक पीले रंग का पिंड बन जाएगा और जिसे हम क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। महिला में पीतपिंड या कार्पस ल्यूटियम के मासिक चक्र के 14 से 28 दिन तक वहीं की वहीं पड़ा रहता है, बना रहता है। पीतपिंड या कार्पस ल्यूटियम से 14 से 28 दिन तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों ही निकलते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं प्राथमिक पुटिका से तो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता था और फिर इसके बाद क्या होता है जब हमारा कार्पस ल्यूटियम होता है उससे हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों ही हार्मोन निकलते रहते हैं। साथ ही साथ जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क में जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि से हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी निकलता रहे। पीतपिंड या कार्पस ल्यूटियम से 14 से 28 दिन तक कौन सा हार्मोन निकलता है, ऐसा प्रश्न आता है तो विकल्प में हमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों ऑप्शन में हो तो हमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही टिक लगाना है। यदि ऐसा हो तो हमें ये काम करना है।
बात करें महिला में मासिक चक्र के दौरान गर्भाशय में कौन से परिवर्तन होते हैं तो उसकी बात करें तो महिला में मासिक चक्र के शुरुआती 5 दिनों में एंडोमेट्रियम का 2/3 भाग टूट जाता है। एंडोमेट्रियम होती है हमारी जो अंदर की परत होती है, तो उसका 2/3 भाग टूट जाता है हमारी शुरुआती 5 दिन। महिला में मासिक चक्र के दौरान क्या होता है, शुरुआती 5 दिनों में एंडोमेट्रियम में 2/3 भाग टूटने के कारण क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। महिला के एंडोमेट्रियम का 1/3 भाग कभी भी नहीं टूटता है, केवल 2/3 भाग ही टूटता है। महिला में मासिक चक्र के 5वें दिन से लेकर 14वें दिन तक एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण, किसकी वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन जो निकल रहा है उसके कारण एंडोमेट्रियम में 2/3 भाग फिर से बन जाता है, जो हमारी प्राथमिक पुटिका से बनता है। कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन। और वही क्या करता है, हमारी जो एंडोमेट्रियम के बाकी बची हुई परत का निर्माण दोबारा से करता है। मासिक चक्र के 14वें दिन से लेकर 28वें दिन तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण, कौन से हार्मोन का, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण एंडोमेट्रियम में ग्रंथियां बन जाएगी और एंडोमेट्रियम में बनी हुई ग्रंथि से एक चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलता है जो एंडोमेट्रियम को सहारा देता है, अर्थात उसे दोबारा से बना के रखता है। महिला में एंडोमेट्रियम में बनी हुई ग्रंथियों से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ गर्भावस्था में युग्मनज बच्चे को भी पोषण देता है। यदि उसे जो अंडाणु है, अंडाणु को शुक्राणु मिल जाता है तो इससे जो बच्चा युग्मनज बनेगा उसको पोषण प्रदान करने का कार्य भी यही चिपचिपा पदार्थ करता है। महिला में मासिक चक्र के 28वें दिन पर कॉपर्स ल्यूटियम अपने आप ही नष्ट हो जाती है, अर्थात महिला में मासिक चक्र के अंतिम दिन कॉपर्स ल्यूटियम 28वें दिन अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और कॉपर्स ल्यूटियम में नष्ट होते ही कॉपर्स ल्यूटियम से जो निकलने वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो निकलना बंद हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बंद होने के कारण एंडोमेट्रियम से मिलने वाला जो सहारा होता है वो भी बंद हो जाता है, जिससे नई ब्लीडिंग के साथ नए मासिक चक्र की शुरुआत हो जाती है और ये प्रक्रिया हर महीने दोहराई जाती है। अब बात करें गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में होने वाले कौन कौन से परिवर्तन हैं उसकी बात करें। गर्भावस्था में कॉर्पस लूटियम 3 महीने तक बनी रहती है, तो वो बात कर रहे हैं जब शुक्राणु से अंडाणु का मिलन हो जाता है और निषेचन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, कॉर्पस लूटियम 3 महीने तक बनी रहेगी, इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी लगातार 3 महीने तक स्रावित होता रहेगा, ये मतलब निकलता रहेगा। गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीने तक कॉर्पस लूटियम बच्चे या युग्मनज को पोषण देता रहता है। गर्भावस्था के दौरान चौथे महीने से 9वें महीने तक बच्चे को पोषण प्लेसेंटा के द्वारा दिया जाता है। कब से कब तक, चौथे महीने से लेके और 9वें महीने तक पोषण क्या, प्लेसेंटा के द्वारा दिया जाता है और 3 महीने तक पोषण हमारे जो चिपचिपा पदार्थ है एंडोमेट्रियम का उससे दिया जाता है। गर्भावस्था के दौरान चौथे महीने से 9वें महीने तक के बीच में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित किया जाता है और हमारे 3 महीने तक किसके द्वारा दिया जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये हमारे कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा दिया जाता है, इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को गर्भावस्था का हार्मोन भी कहते हैं। यदि किसी भी महिला के प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी रहती है तो उसे मिसकैरेज होता है। बात करें महिला में अंडे का निर्माण कैसे होता है। महिला में अंडे का निर्माण अंडाशय में होता है। महिला में 2 अंडाशय होते हैं, लेकिन महिला में प्रत्येक महीने केवल एक ही अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है, ये आप याद रखेंगे। महिला में अंडे का निर्माण मासिक चक्र के 14वें दिन होता है, जब प्राथमिक पुटिका द्वितीयक पुटिका में कन्वर्ट हो जाती है तो द्वितीयक पुटिका से अंडाणु बाहर निकल जाता है और वो कब होता है, मासिक चक्र के 14वें दिन। प्रत्येक मासिक चक्र में क्या होता है, प्रत्येक मासिक चक्र में महिला केवल एक ही अंडा बनाती है, क्या होती है, केवल एक ही अंडा बनाती है। महिला के अंडाशय में बनने वाला अंडा का जीवन काल केवल 2 दिन तक होता है, अर्थात महिला में अंडाशय में अंडा बनने के बाद केवल 2 दिन तक ही जीवित रहता है और उसके बाद वह अपने आप ही मर जाएगा। अब हम बात करें महिला में बने अंडों की संख्या। महिला में एक मासिक चक्र के दौरान एक ही अंडा बनता है और महिला अपने पूरे जीवन काल के अंदर क्या केवल 400 अंडे ही बना सकती है, अर्थात उसे 400 बारी, जो लगभग 400 बारी क्या है, जो हमारा मासिक चक्र आता है। महिला में पुटिकाओं की संख्या की बात करें, महिलाओं में बनी पुटिका की संख्या, महिला में एक मासिक चक्र के दौरान 12 प्राथमिक पुटिका बनती है, क्या होती है, 12 प्राथमिक पुटिकाएं बनती है एक मासिक चक्र के दौरान, और महिला में एक मासिक चक्र के दौरान बनी 12 प्राथमिक पुटिका में से कोई एक पुटिका ही क्या होती है, द्वितीयक पुटिका में बदलती है। 12 में से क्या होती है, केवल एक पुटिका ही क्या होगी, द्वितीयक पुटिका में बदलेगी।
महिला में मासिक चक्र के दौरान बनी द्वितीयक पुटिका में ही क्या होता है, अंडे का निर्माण होता है और वहीं से अंडा बाहर निकलता है। तो हम देख लें तो महिला में क्या होता है, पूरे जीवन काल के दौरान महिला में पूरे जीवन काल के दौरान कुल 4800 प्राथमिक पुटिकाएं बनती है। ये हम देख सकते हैं, क्योंकि 4 से गुना कर लो, 400 इंटू 12, तो 400 से 12 चौक 4800। महिला में पूरे जीवन काल के दौरान 400 द्वितीयक पुटिकाएं बनती है, अर्थात 400 द्वितीयक पुटिकाओं से महिला के पूरे जीवन काल में 400 अंडों का निर्माण होता है। अब बात करें प्राथमिक पुटिका की। प्राथमिक पुटिका की बात करें या प्राइमरी फॉलिकल की बात करें तो महिला में प्राथमिक पुटिका अंडाशय में उपस्थित होती है। कहाँ होती है? अंडाशय में उपस्थित होती है प्राथमिक पुटिका। महिला में प्राथमिक पुटिका जन्म से पहले ही बन जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है उससे पहले प्राथमिक पुटिका बन जाती है, ये जन्म के साथ ही उपस्थित रहती है। प्राथमिक पुटिका के केंद्र में प्राथमिक oocyte उपस्थित होता है। क्या होता है? प्राथमिक पुटिका के केंद्र में क्या होता है? प्राथमिक oocyte उपस्थित होता है। और प्राथमिक पुटिका क्या होता है? एक स्तरीय होती है, अर्थात प्राथमिक पुटिका में केवल एक ही स्तर होता है। प्राथमिक पुटिका में प्राथमिक oocyte के बाहर की ओर प्राथमिक पुटिका के बाहरी परत के अंदर द्रव भरा रहता है। तो आप ध्यान रखें, प्राथमिक पुटिका में प्राथमिक oocyte के बाहर की ओर और प्राथमिक पुटिका के जो बाहरी परत के अंदर क्या होता है? द्रव भरा होता है। तो इसकी बात करें, फिर आता है हमारा द्वितीयक पुटिका। द्वितीयक पुटिका की बात करें जिसको सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं, तो महिला में द्वितीयक पुटिका अंडाशय में उपस्थित होती है। कहाँ होती है? अंडाशय में उपस्थित होती है। महिला में द्वितीयक पुटिका का निर्माण जन्म के बाद होता है। कब होता है इसका निर्माण? जन्म के बाद होता है, जन्म के पहले नहीं। महिला में द्वितीयक पुटिका का निर्माण मासिक धर्म चक्र के 14वें दिन या अंडाशय के दिन, अंडोत्सर्ग के दिन द्वितीयक पुटिका का निर्माण होता है। द्वितीयक पुटिका के केंद्र में क्या द्वितीयक oocyte उपस्थित होता है। क्या होता है? द्वितीयक oocyte उपस्थित होता है। जबकि हमारी जो प्राथमिक पुटिका होती है उसके केंद्र में क्या होता है? प्राथमिक oocyte उपस्थित होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, प्राथमिक oocyte उपस्थित होता है, जबकि हमारी द्वितीयक पुटिका के केंद्र में क्या होता है? द्वितीयक oocyte उपस्थित होता है। द्वितीयक पुटिका क्या अपने परतों अनेक परतों से मिलकर बनी होती है, अर्थात द्वितीयक पुटिका में अनेक परतें पाई जाती है। बात करें हमारे महिला की अंडाशय की, तो महिला के अंडाशय में उपस्थित द्वितीयक पुटिका में ही अंडे का निर्माण होता है। महिला के अंडाशय में द्वितीयक पुटिका में अंडे का निर्माण होने के बाद अंडा अंडोत्सर्ग के दिन मतलब 14वें दिन अंडा द्वितीयक पुटिका से बाहर निकलता है और अंडवाहिनी में प्रवेश कर जाता है। अर्थात द्वितीयक पुटिका में अंडोत्सर्ग के दिन द्वितीयक oocyte निकलता है, अंडवाहिनी में प्रवेश कर जाता है। द्वितीयक oocyte को ही हम क्या कहते हैं? अंडा कहते हैं। जो बाहर निकलता है वही हमारा क्या कहलाता है? अंडा कहलाता है। बात करें रजोदर्शन की या मेनार्की की, तो महिला में मासिक चक्र का शुरू होना मेनार्की कहलाता है, और मेनार्की को ही हम क्या बोलते हैं? रजोदर्शन कहते हैं। फिर होता है हमारा रजोनिवृत्ति मेनोपॉज। तो महिला में मासिक चक्र खत्म होना या बंद होना हमारा मेनोपॉज कहलाता है। मेनोपॉज को ही रजोनिवृत्ति कहा जाता है। महिला में मासिक चक्र लगभग 45 से 50 दिन की आयु में खत्म होते हैं, अर्थात महिला में लगभग 45 वर्ष से 50 वर्ष की आयु के दौरान मासिक चक्र आना बंद हो जाता है। कितनी? 45 से 50 वर्ष की आयु के दौरान क्या होता है? मासिक चक्र आना बंद हो जाता है। अब बात करेंगे अंडोत्सर्ग की या ओवुलेशन की। तो महिला में अंडे का अंडाशय से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आना अंडोत्सर्ग कहलाता है। कि अंडाशय से अंडा निकलेगा और कहाँ आ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। इसी बात को हम क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब को ही अंडवाहिनी भी कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब भी क्या कहलाती है? अंडवाहिनी कहलाती है। महिला में अंडोत्सर्ग मासिक चक्र के 14वें दिन होता है, ये आपको पहले से पता है। यदि किसी महिला में मासिक चक्र 28 दिन के न हो तो अंडोत्सर्ग का दिन आगे पीछे हो सकता है। कैसे? अंडोत्सर्ग का दिन के मासिक चक्र के कुल दिन में से 14 दिन घटा देंगे तो अंडोत्सर्ग का दिन निकल के जैसे मासिक चक्र 29 दिन का है तो 14 दिन घटाएंगे तो 15वें दिन आ जाएगा। अब बात करें महिला में प्रेगनेंसी केवल तभी हो सकती है जब महिला अंडोत्सर्ग के दूसरे 2 दिन पहले और अंडोत्सर्ग के 2 दिन बाद किसी पुरुष के साथ यौन संपर्क करती है, तभी महिला प्रेग्नेंट हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होगी। गर्भावस्था केवल तभी होती है जब यौन संपर्क क्या होता है? अंडोत्सर्ग के 2 दिन पहले और अंडोत्सर्ग के 2 दिन बाद, अर्थात महिला गर्भवती तभी होगी जब महिला के द्वारा पुरुष के द्वारा यौन संपर्क अंडोत्सर्ग के 2 दिन पहले या अंडोत्सर्ग के 2 दिन बाद हो, तभी हो सकता है ऐसा।
अब यदि बात करें, यदि अंडोत्सर्ग के 2 दिन पहले ही अंडोत्सर्ग के 2 दिन बाद महिला ने पुरुष के साथ यौन संपर्क किया है, तो पुरुष के शुक्राणु महिला के अंडे से जाकर जुड़ जाते हैं और शुक्राणु और अंडा दोनों मिलके क्या करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। शुक्राणु और अंडे के द्वारा मिलकर युग्मनज का निर्माण करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाए निषेचन किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि शुक्राणु तथा अंडे के द्वारा मिलकर जो युग्मनज का निर्माण किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, निषेचन की क्रिया कहते हैं। महिला में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। महिला में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। महिला में निषेचन के बाद युग्मनज गर्भाशय के एंडोमेट्रियम इससे जाके जुड़ जाता है। निषेचन की बात करते हैं, युग्मनज अंडाशय के एंडोमेट्रियम से जाके जुड़ जाता है। महिला में निषेचन के बाद युग्मनज गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से जाके जुड़ने की क्रिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन या आरोपण कहते हैं। जो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में जाके जुड़ जाएगा, यही बात हमारी क्या कहलाती है, हमारी आरोपण कहलाती है। महिला पर आरोपण की क्रिया निषेचन के 7 दिन बाद होती है। जब निषेचन होता है तो निषेचन के 7 दिन बाद क्या होता है, आरोपण की क्रिया होती है। महिला में आरोपण की क्रिया गर्भाशय के आंतरिक परत एंडोमेट्रियम में होती है। आंतरिक परत के एंडोमेट्रियम उसमें ये होती है। अब बात करें महिला में अंडोत्सर्ग का दिन। महिला में अंडोत्सर्ग का दिन निकालने का सूत्र हमारा, अंडोत्सर्ग का दिन कैसे, मासिक चक्र के कुल दिन में से 14 दिन घटाएंगे तो दिन निकल के आ जाएगा। बात करें हमारी, यदि किसी महिला के मासिक चक्र 28 दिन के, तो महिला में अंडोत्सर्ग मासिक चक्र के 14वें दिन होगा, अर्थात महिला में अंडे का निर्माण मासिक चक्र के 14वें दिन होगा। 14 दिन की बात करें तो 28 में 14 गए तो 14 बचे। यदि किसी महिला के मासिक चक्र 21 दिन के हैं, तो महिला में अंडोत्सर्ग मासिक चक्र के 7वें दिन हो जाएगा। मासिक चक्र का 7वां दिन है, उसी दिन अंडोत्सर्ग हो जाएगा, अर्थात महिला में अंडे का निर्माण मासिक चक्र के 7वें दिन होगा। यदि किसी महिला में मासिक चक्र 35 दिन के, तो महिला में अंडोत्सर्ग मासिक चक्र के 21वें दिन होगा, अर्थात महिला में अंडे का निर्माण मासिक चक्र के 21वें दिन होगा। मतलब 35 में से 14 गए तो हमारे 21वें दिन होगा अंडोत्सर्ग। आप इसको देख सकते हैं। बात करते हैं सामान्य बच्चे की या नॉर्मल बॉय की या नॉर्मल बेबी की। बॉय क्यों, गर्ल भी हो सकती है। यदि किसी महिला में मासिक चक्र सामान्य रहता है, तो महिला के अंडाशय में एक अंडे का निर्माण होता है तथा महिला का एक अंडा पुरुष के एक शुक्राणु से मिलकर एक युग्मनज का निर्माण करता है, इससे एक बच्चे का जन्म होता है। यही हमारा क्या होता है, सामान्य बच्चा कहलाता है। फिर ट्विंस की बात करें, ट्विंस कैसे होते हैं, सामान्य जुड़वा बच्चे। यदि महिला में मासिक चक्र असामान्य हो जाए और महिला में कम से कम 2 या अधिक से अधिक 8 अंडे बन जाते हैं, क्या होते हैं, कम से कम 2 या अधिक से अधिक 8 अंडे बन जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः 2 से अंडे ज़्यादा अंडे नहीं बच पाते। कभी कभी बच भी जाते हैं, लेकिन नॉर्मली 2 ही बचते हैं। महिला में मासिक चक्र असामान्य होने के कारण 2 से 8 बच्चे पैदा हो सकते हैं। यदि महिला के मासिक चक्र असामान्य होने के कारण महिला में 2 अंडों का निर्माण हो जाता है, तो वो दोनों अंडे पुरुष के 2 शुक्राणुओं से मिलकर 2 युग्मनज का निर्माण करते हैं तथा 2 युग्मनज से 2 बच्चे पैदा होते हैं। महिला में अलग अलग अंडे से पैदा होने वाले बच्चे का डीएनए भी अलग अलग होता है, अर्थात सामान्य जुड़वा बच्चों का डीएनए भी अलग अलग ही होता है। सामान्य जुड़वा बच्चों को हेटेरोजेनियस ट्विंस भी कहते हैं। कैसे होते हैं, हेटेरोजेनियस ट्विन। कभी कभी ट्विंस में लड़का और लड़की भी हो सकते हैं। यदि किसी महिला में मासिक चक्र असामान्य है और अंडोत्सर्ग के दिन अंडाशय में से 2 या 2 से अधिक अंडों का निर्माण हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में महिला यदि किसी एक से अधिक पुरुषों से यौन संपर्क करती है, तो ऐसे में पैदा होने वाले बच्चों के पिता भी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि हमने जो बैड न्यूज मूवी है उसके अंदर देखा था। फिर बात करें आदर्श जुड़वा बच्चे किसे कहते हैं, आइडेंटियल ट्विन बेबीज। आदर्श जुड़वा को सियामीज जुड़वा भी कहते हैं या संयुक्त जुड़वा भी कहेंगे। यदि किसी महिला के मासिक चक्र सामान्य है, क्या होते हैं, मासिक चक्र सामान्य है और मासिक चक्र में अंडोत्सर्ग के दौरान एक ही अंडे का निर्माण हुआ है और वह एक अंडा पुरुष के एक शुक्राणु से मिलकर एक युग्मनज का निर्माण करता है, लेकिन गर्भावस्था असामान्य हो तो महिला के गर्भाशय में एक युग्मनज से 2 जुड़े हुए बच्चे विकसित हो सकते हैं। आदर्श जुड़वा बच्चों को हम क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। जो आदर्श जुड़वा बच्चे होते हैं इनको मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं।
आधा जुड़वा बच्चों का डीएनए एक ही होता है, अर्थात दोनों जुड़वा बच्चों का डीएनए समान ही होता है। खास बात देखें तो विश्व में महिलाओं में सर्वाधिक होने वाला कैंसर क्या होता है? बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, अर्थात सर्विक्स कैंसर होता है। विश्व में महिलाओं में दूसरा सबसे ज्यादा कैंसर होता है, वो कौन सा होता है? कैंसर ब्रेस्ट कैंसर होता है या स्तन कैंसर होता है। महिला में होने वाला सबसे ज्यादा कैंसर ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर है। हाँ, भारत है। तो इस तरह से आज हमने जनतंत्र के बारे में बहुत कुछ जाना, महिला जनतंत्र और नर जनतंत्र दोनों के बारे में जाना। जो हमारे पीरियड्स आए तो उनके बारे में जाना, बहुत सारी जानकारी ली। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।